चलिए आप लोग आंसर करिए। कल की क्लास में मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एक पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि 2-3 दिन गैप हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो इसको सब लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि कैसे पेपर आता है, क्या होता है, ठीक है। तो कल की क्लास को सबको ज्वाइन करना है। आज काफ़ी कम लोग, 11 लोग ही अभी तक ज्वाइन हुए हैं। चलिए ठीक है, सबका आंसर आने लगा है। तो देखिए सबसे पहले वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, आपको पता है। ABCD मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है। अगर इसकी भुजा A है और A है तो इसका मैंने कल वाले क्लास में मैंने बताया था कि इसका विकर्ण A√2 आता है। आप फार्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, A√2 आता है। तो विकर्ण कितना दिया है, 24 दिया है। वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, 24। तो A√2 की वैल्यू हो गई 24। तो आपसे पूछा क्या है, परिमाप, है ना। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 24 अपॉन में √2 हो जाएगा, A की वैल्यू आ गई। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं हों उन सबको जोड़ देते हैं, यही फार्मूला बनता है। तो A बन गया 4A, तो A हो गया 4, A के जगह पे हो गया 24 अपॉन √2। अब क्या करेंगे आप, √2 को कैंसिल करना है क्योंकि देखिए ऑप्शन में नीचे √2 नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 24 √2, और √2 का √2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि √4 आएगा और √4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ से देखिए 2 से 4 कट गया, तो ये कितना आ गया, 48 √2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो सबने इसका आंसर सही किया है, बहुत अच्छे। क्लियर हो गया पूरा का पूरा चीज़, जिसमें जितनी भी चीज़ें थी सब आपको मैंने बता दिया। तो अब आप पेपर में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ही आप देखते हैं यहाँ वर्ग का विकर्ण, तो आपको याद आता था A√2 की वैल्यू दिया है 24, तो A की वैल्यू हो गया 24 अपॉन √2, ठीक है। पूछा क्या है, परिमाप, तो परिमाप सीधे आप क्या लिखेंगे, 4A, और सॉल्व कर देंगे। इस तरह से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यदि समीकरण x + y = 0 और 5y + 7x = 24 m, n पर मिलते हैं, मतलब ये दोनों रेखाएं m और n पर मिलती हैं, तो m + n का मान बताइए, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग, m + n का मान बताइए। x + y = 0 है, दूसरा क्या है, 5y + 7x = 24। तो m + n का मान आपको बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ, सबका सही था वो वाला क्वेश्चन। ये वाला आंसर बताइए इसका। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको एकदम शॉर्ट में बता दूंगा, ऐसे ही देख के ही आंसर बता दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग इसको ट्राई करिए। नहीं आ रहा है, देखिए मैं बताता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए दो लाइन है, एक है x + y = 0 और दूसरी है 5y + 7x = 24। तो ये दोनों एक दूसरे पे मिलती हैं ना, मिलती हैं तो मतलब इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए मिल गई, तो ये पॉइंट क्या है, m, n। तो मतलब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कटान बिंदु निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, इन दोनों समीकरण को हल कर देना है। तो इसको हल आप कैसे करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ पे x = आप क्या लिख सकते हैं, -y। ऑप्शन ए किसी का आ रहा है, रिंकू सिंह बी आ रहा है, राकेश सोनी का बी आ रहा है। सबका आंसर गलत आ रहा है, बहुत अच्छे। एक ही आंसर नहीं दिया सबने, जो सी है, ठीक है। चलिए देखिए x = क्या हो गया, -y। तो यहाँ पे देखिए 5y + 7x की जगह पे मैंने रख दिया -y, इक्वल टू क्या आ गया, 24। तो ये क्या हो गया, 5y - 7y = 24। तो -2y = क्या आ गया, 24। तो y = कितना आ गया, -24 अपॉन 2 करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 12 हो गई। जब y की वैल्यू 12 हो गई तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, x = माइनस, और ये क्या हो गया, -12 यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू +12 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो कटान बिंदु है ये m, y, m, n है।
तो इसका मतलब एक जो x की वैल्यू आई है वो m की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू आई है वो n की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए अब सही चल रहा है। चलिए ठीक है, अब सही हो गया है। अब इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करिए सब लोग। x अक्ष के समांतर सरल रेखा जो x अक्ष से 3 एकक नीचे है, तो समीकरण कौन सा होगा? इसका आंसर सबको देना है। x अक्ष के समांतर सरल रेखा जो x अक्ष से 3 एकक नीचे है, तो समीकरण कौन सा होगा? इसका आंसर बताना है। ठीक है, आंसर बताइए जब सभी लोग। इसका आंसर बताइए सब लोग। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था नेटवर्क की वजह से, अब कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब क्वेश्चन बोला है कि एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा होनी चाहिए। तो एक्स अक्ष के समांतर अगर बात करेंगे आप, तो एक इधर होगी रेखा, होगी दो ही रेखा होगी। समांतर की अगर बात करेंगे तो दो ही तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला है कि जो एक्स अक्ष से 3 एकक नीचे है, तो यहाँ पे नीचे की बात हुई, मतलब इस रेखा की बात हुई, इसकी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो इस वाले रेखा की बात नहीं है। कौन सी बात हुई है? इसकी। और एक कितना यूनिट नीचे है? 3 यूनिट नीचे है। तो इस वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? ध्यान दीजिए, ए रेखा किस वाली लाइन पे है? जैसे ए वैल्यू यहाँ से यहाँ तक किसकी है? वाई की वैल्यू है ना। और कितनी वैल्यू है? जब नीचे है तो -3 होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? y = -3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सबका आंसर गलत आ रहा है, सबका आंसर गलत आ रहा है। इस तरह से आपको नहीं करना है पेपर में, थोड़ा सा इसको ध्यान से करिए। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे एग्जाम में मिलता है, 100% मिलता है। सारे क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम के हिसाब से ही लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा 100% है कि एक क्वेश्चन अगर आता है ज्योमेट्री का, तो एक क्वेश्चन 100% फंसेगा यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है भाई। कैसे मिस्टेक हो रहा है? रोहित तिवारी कैसे मिस्टेक हो गया? कुसुम गुप्ता का भी मिस्टेक है, आलोक चौहान का सही आ गया। समझ में आया कि नहीं? कि मैं फिर से बता दूं? फिर से बता दूं? चलिए समझ गए ना सब लोग? चलिए ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो भी क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया ना? तो पेपर में कंफ्यूजन वाला ही आता है कैसा हो। चलिए आगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए दिया है 0,8, ओ दिया है 0,0 और बी दिया है 5,0। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमको दिख रहा है 0,0, मतलब ओरिजिन से कुछ लिया गया है। तो चलिए अगर हम लोग इसको ड्रा कर लेंगे तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये फार्मूला आपको मैं बता दूंगा, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए एक्स वाई दिया गया है। ठीक है, एक्स वाई है। अब ए की वैल्यू है 0,8, मतलब एक्स में 0 है और वाई में 8 है। पहली वैल्यू एक्स की होती है, तो एक्स में 0, वाई में 8। तो वाई में 8 देखिए मान लीजिए यहाँ पे है, तो एक्स में 0 है क्योंकि एक्स में कुछ बढ़ा ही नहीं, और वाई में 8 हो गया। तो ए की वैल्यू हो गई। और ओ क्या है? ओरिजिन है, 0,0 यहाँ पे होता है। और बी क्या है? एक्स में 5 और वाई में 0, तो यहाँ पे हो गया 5,0। तो ए हो गया बी आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए आप लोग, इसको त्रिभुज बना लीजिए। तो ए त्रिभुज आपका बन गया AOB। तो ये त्रिभुज कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यही पढ़े हैं आप? तो आधार कितना है यहाँ पे? तो आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? एक्स में 5 है ना, तो आधार हो गया 5। और ऊंचाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, मतलब 8 हो गया। तो ऊंचाई 8 हो गई। ठीक है, अब 2 से इसको कट करेंगे तो 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। अब इसके लिए आप लोग एक फार्मूला भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 3 बिंदु हैं, एक x1, y1 है। मान लीजिए यहाँ पे x2, y2 दिया होता, मतलब 0 नहीं होता, 0 नहीं होता, x3,
y3 होता तो लोग फार्मूला क्या लगाते, इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि एरिया इक्वल टू तब लगाते हाफ x1 लिखेंगे, फिर 2 3 यानी 1 2 3 चलेगा, y2 y3, फिर देखिए x1 हो चुका तो यहाँ पे क्या आएगा x2 आएगा, और यहाँ 2 हो गया तो 3 1 आएगा, ठीक है 1 2 3 1, तो देखिए 1 2 3 चला, फिर 2 3 1 चला, है ना, फिर क्या चलेगा 3 1 2, ये तीसरा, तो ये आ जाएगा x3 और इधर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। इस फार्मूले का आप लोग यूज कर लीजिएगा, समझ गए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, x1 y1 इन सब की वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो उससे आया हुआ है। क्लियर हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है रोहित? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, शीर्षों से समान दूरी पे स्थित बिंदु क्या कहलाता है? देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक होता है जहां पे वस्तु का पूरा भार संकेंद्रित हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रॉइड भी तो बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी का पूरा भार संकेंद्रित होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर उसके बाद इन सेंटर की अगर बात करें तो अंतःवृत्त कब होता है, जब क्या करते हैं भुजाओं से इसकी दूरी सेम होती है, न कि केंद्रों से, तो यहाँ न कि शीर्षों से, ठीक है, तो ये बहिर्वृत्त होता है, और ये क्या होता है मीडियन को खींचने पे बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा शीर्षों से समान बिंदु। तो जैसे ये त्रिभुज है, अब इस वाले शीर्ष से बिंदु, इस वाले से और इस वाले से, तीनों जगह पे डिस्टेंस अगर बराबर होगी तो उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? सर्कम सेंटर, बहिर्वृत्त, बहिर्वृत्त का केंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ये वाला सबको? सर्कम सेंटर इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इसमें देखिए एडी त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है, इस प्रकार केंद्रक है कि एओ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ओडी की लंबाई बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। चलिए सबका आंसर सही आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है वो ये सब चीजें क्लियर रखे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से ही लिए हुए हैं। चलिए कप्तान दुबे का बी आ रहा है आंसर, ठीक है। एडी त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है। देखिए त्रिभुज एबीसी ये रहा, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, तो एडी यहां से डी मिलाया और ये क्या है मध्यिका है, ठीक है। इस प्रकार केंद्रक है, एडी देखिए मध्यिका होगी, तो मध्यिका मतलब बीसी के मध्य बिंदु पे आके मिलेगी, ठीक है। तो मध्य बिंदु का मतलब अगर इधर एक्स होगा तो इधर भी क्या होगा, एक्स होगा। इतना समझ गए? इस प्रकार केंद्रक है कि एओ बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब ओ जो है वो ऐसे होना चाहिए, ओ इस प्रकार केंद्रक है। ओ मतलब क्या है, सेंट्रोइड है, इसका केंद्रक है। तो ये देखिए ओ केंद्रक किधर होगा, जहां पे वस्तु का पूरा भार संकेंद्रित हो, तो ऊपर की तरफ नहीं होगा, कुछ इधर होगा, तो ओ क्या है, केंद्रक है। तो बोला है कि एओ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ओडी की लंबाई बताइए। एओ यहां से यहां तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे ओडी की लंबाई पूछा है। ओडी मतलब यहां से यहां तक आपसे पूछा है, ठीक है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है, बाकी और लोग ट्राई करिए, और लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सबका आंसर 5 आ रहा है। क्या लगाया आपने? 5 आ गया। अच्छा, कि कोई भी केंद्रक होता है, ठीक है, कोई भी अगर केंद्रक होता है तो केंद्रक मिलता कैसे है, इसके मध्यिकाओं को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। कोई भी त्रिभुज हो, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एबीसी मान लीजिए कोई त्रिभुज है, तो अगर इसके केंद्रक को अगर हम लोग मिलाएं तो देखिए कुछ इधर आएगा, मतलब ये मध्यिका पे गया, इधर से इधर मध्यिका मिलाया, और यहाँ से इधर मध्यिका पे मिलाया, तो जो यहाँ पे बिंदु मिला वो क्या है, केंद्रक है,
ठीक है। तो कोई भी केंद्रक क्या करता है, जो केंद्रक खींचा गया है, जो मध्यिकाएं खींची गई हैं शीर्ष से, वो क्या करती हैं कि जब ये आपस में मिलती हैं तो किस रेशियो में डिवाइड करती हैं, तो इसको याद रखिए कि 2/3 होता है और ये 1/3 होता है। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 है तो दूसरा हिस्सा ए होगा और एक हिस्सा ए होगा। आप इसको ऐसे न लिखे, आप ऐसे लिखिए कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। किस में करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। कोई भी केंद्रक हो, इसको डी मान लेते हैं कि एओ और जो ओडी होगा उसका रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। इसको 2:1 होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर एओ को ऊपर लिखेंगे तो 2:1 होगा, अगर ओडी रेशियो एओ लिखेंगे तो क्या होगा, 1:2 होगा। इसका याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मतलब ये पता चल रहा है कि 2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 10, तो 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, ये 2:1 में होता है ना, तो ये 2 की वैल्यू है और इधर वाली 1 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो इस डाटा को आप लोग एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सबका? 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी। समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन मतलब 99% चांस रहता है आने का, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए इसको। अभी आगे और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ ठीक है। 13, 14, 15 इकाई वाले त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर एक कोई त्रिभुज दिया गया है और इसकी भुजाएं 13 हैं, 14 हैं और 15 हैं, तो इसका अंतःवृत्त बताइए, आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी। अंतःवृत्त जो होगा उसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अंतःवृत्त पता है आपको, इसके अंदर ऐसे कुछ वृत्त बना होगा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या आपको बतानी है कि ये त्रिज्या कितनी होगी। इसका आंसर अगर आप लोग दे पाए तो बताइए, अदरवाइज मैं इसका फार्मूला बताता हूं, इसको नोट करते चलिए और सॉल्व करते चलिए पूरा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है अगर वो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। तो उस कंडीशन में जो फार्मूला होता है, फार्मूला बता दें, अगर फार्मूला ना पता हो तो बताइए आप लोग। फार्मूला बताइए, अगर नहीं पता हो तो बता देते हैं इसको हम। देखिए अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होगी, आंतरिक त्रिज्या, वो R = होगी डेल्टा/S। अब आप कहेंगे कि डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये क्या है, S क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो आपको दो चीजें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप त्रिज्या आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर डेल्टा की अगर आप वैल्यू देखें तो क्षेत्रफल क्या होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, हीरो फार्मूला ना, हेरन्स फार्मूला, S-A, S-B, S-C। क्योंकि अगर ये सिंपल ट्रायंगल होता तो आराम से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 13, 14, 15 दिया है तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। हाँ कल प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, वीडियो नहीं बनाएंगे, यहीं पे ऑनलाइन 2500 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले मैंने 4 पेपर सॉल्व करा दिए हैं ऑलरेडी, नाकुल चौधरी जी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मैं जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आप उसको देखिएगा, कल भी मैं कराने वाला हूँ फीटर का, ठीक है। अब बाकी जो 4 पेपर मैंने और सॉल्व कराए हुए हैं तो आप लोग देख लीजिए, आप जाकर के वहाँ पे देख लीजिए मेरे चैनल पे। टोटल में 10 पेपर कराऊंगा, वहां से काफी आपको एक्सपीरियंस होगा। तो इसमें फार्मूले वैल्यू रखिए। तो देखिए S की वैल्यू आपको नहीं पता है तो S = क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब A + B + C/2, क्योंकि A + B + C क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तीनों भुजाओं का योग, और उसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो 13 + 14 + 15 और डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 27, 27, 5, 32, 10, 42, 42 डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना आ गया, 21। तो S की वैल्यू आ गई 21। अब यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए मैं अब डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है।
तो ए हो गया, एस के जगह पे रख दिया 21, यहाँ पे क्या करेंगे 21 माइनस ए की जगह पे कर दिया 13, तो 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 21 माइनस 14 कितना आएगा 7, 21 माइनस 15 कितना आएगा 6, ठीक है। हाँ कल कराएंगे, ठीक है नाकुल जी, कल कराएंगे। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इस 21 को मैं क्या लिख रहा हूँ 7 इंटू 3, ठीक है, और इस 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिख देते हैं, और ये 7 ऐसे ही है, और इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 3, ठीक है। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके उसका हम लोग फैक्टर करने लगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट करिए। देखिए 7 7 एक 7 बाहर हो गया, 3 3 एक 3 बाहर हो गया, 2 2 एक 2 बाहर हो गया, 4 का क्या होता है 2, तो कितना हो गया 7 3 21 दूना 42 दूना 84, तो 84 आ गया आपका क्षेत्रफल, और अर्ध परिमाप आपने निकाला है 21, और जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 यूनिट हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ टाइम होगा इसका 12 बजे से कल मैं लाइव हो जाऊंगा, ठीक है, 12 बजे से आपका मैं एक पेपर सॉल्व कराऊंगा, और इससे पहले जो मैंने पेपर सॉल्व कराए हुए हैं आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है। कल 12 बजे से मैं सॉल्व कराऊंगा पेपर ऑनलाइन, ठीक है। चौथे का ए आंसर आ रहा है, सबका समझ में आ गया कि नहीं, और इस पूरे डेटा को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए दिया है एक समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकर्णों में से एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर प्रत्येक है, मतलब कि दोनों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपको याद होगा हाफ d1 इंटू d2, मतलब 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, जिसको याद नहीं एकदम याद करते चलिए, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाँ समझ गए ना, चलिए ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को करिए। अब इसका फार्मूला देखिए, आपको पता है कि ए टारगेट है हमारा कि विकर्णों को लेके आना है, यहाँ पे विकर्णों को लेके आएंगे, गुणा करके आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ए हमारा टारगेट है, अब इसको लाएंगे कैसे, इसको देखिए, एक समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकर्णों में से कोई एक विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब उसकी भुजाएं भी 6 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर का है। तो चलिए समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है, तो समचतुर्भुज मैंने बना लिया, लिख लिया ABCD, ठीक है। अब इसकी सारी भुजाएं 6 हैं, तो 6 6 6 लिख लिया। अब कह रहा है कि एक विकर्ण भी 6 है, तो इसका एक विकर्ण मैंने एक खींच लिया, एक कितना हो गया 6 हो गया, यही वाला देखने में लग रहा है छोटा होगा, तो ये 6 होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक दूसरा विकर्ण भी, चलिए इसको ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा कि जो दूसरा विकर्ण हम लोग ड्रा किए हैं, तो आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा करते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब अगर ये पूरा 6 है तो ये 3 होगा और ये 3 होगा, और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं आपको समझने के लिए, अदरवाइज आप वहीं पे कर सकते थे। देखिए 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री O पे है तो O रहेगा, और इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो AB कितना है 6 है और OB कितना है 3 है, तो आपको OA निकाल लेना है, ठीक है। OA आप निकाल लीजिए। तो OA आप कैसे निकालेंगे कि A तो हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और A हो गया लंब, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार आप निकाल लीजिए, मतलब OA निकाल लीजिए, तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो A हो गया 6 6 के 36 माइनस 3 3 के 9, तो 36 में से 9 घटा दिया, कितना आ गया 27, ठीक है। अब 27 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी एक 3 बाहर हो जाएगा, तो 3√3 आ गया। OA की वैल्यू आ गई कितनी 3√3, ठीक है। अब चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, OA की वैल्यू हो गई 3√3,
तो इधर वाली भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√3, यानी पूरा विकर्ण कितना हो गया, यानी पूरे विकर्ण की लंबाई देखें तो कितना हो जाएगा 6√3, दोनों को ऐड कर देंगे ना। और दूसरा विकर्ण BD जो है उसकी लंबाई कितनी है 6 है, मतलब एक हो गया D1 और एक हो गया D2। हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, हाफ D1 के जगह पे हो गया 6√3 और D2 के जगह पे हो गया 6। अब इसको कट कर दीजिए, 6 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 6 3 के 18√3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मजा आया कि नहीं ये बताइए, इस क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं? कैसे हम टारगेट को, पहले टारगेट को देखना है कि हमारा टारगेट क्या है, लाना क्या है और सॉल्व कैसे करना है। जब आप ये समझ जाएंगे ना तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चन को नोट्स में बना लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी मैं 12 बजे से जो भी क्लास लूंगा, कोई भी क्लास अगर मैं 12 बजे से लाइव होता हूँ तो ये सिर्फ आपके सिलेबस की बात होगी यहाँ पे। हाँ रेशमा जी ठीक है, डी आ रहा है, सुभाषिस का भी डी आ गया। सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। डी, हाँ सबका आप देखिए आंसर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखने में बड़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, बस आपको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, मतलब सेंट्रोइड क्या है जी है। तो अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जीबीसी का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज एबीसी, अगर आप त्रिभुज एबीसी अगर आप इधर देख रहे हैं, हाँ दीपक कुमार जी फास्ट हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तेजी से बताता हूं। एबीसी, त्रिभुज एबीसी की अगर हम लोग बात करें तो अगर इसका सेंट्रोइड देखें तो यहाँ पे मान लीजिए बोला है कि इसका केंद्रक जी है, तो केंद्रक कुछ यहाँ पे होगा। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि इसका केंद्रक, इसके केंद्रक से त्रिभुज के कितने पार्ट हो जाएंगे, मिलाइए देखिए। एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इधर हो गया, है ना, यानी एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, तीन पार्ट हो गया। ठीक है, और ये तीनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 60 मीटर स्क्वायर। तो एक पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब चाहे वो कोई भी पार्ट पूछे, तो आपसे पूछा क्या है जीबीसी, जीबीसी मतलब दूसरे पार्ट का आंसर आपसे पूछा है। तो दूसरे पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 60/3, यानी आंसर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बोलिए सबको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब ये सब चीजें नोट किया करिए कि सेंट्रोइड जो होता है कि त्रिभुज को तीन पार्ट में डिवाइड करता है और तीनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब आपसे किसी भी पार्ट का आंसर पूछेगा, सबका आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना? रोहित तिवारी सबका ठीक है, डी। तो चलिए इसको हम लोग ए आ रहा है 10 आ रहा है, नहीं 10 भी नहीं है। चलिए अब ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि बाह्य कोण त्रिभुज, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर बहुभुज है तो बहुभुज का मतलब होता है कि जिसकी भुजाएं दो से ज्यादा हो, दो से क्या हो ज्यादा हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि वो बंद हो पाएगा। ठीक है, दो भुजाएं होंगी तो कहाँ बंद होगा, दो से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं एक त्रिभुज को लेकर चलता हूँ। तो बाह्य कोण की अगर बात करें तो त्रिभुज आपने देखा होगा, तो एक सिंपल सा त्रिभुज लेते हैं। और त्रिभुज मैं कौन सा ले रहा हूँ, त्रिभुज ले रहा हूँ समबाहु। जैसे मान लीजिए एक 60 है, कोई भी त्रिभुज आप लीजिएगा, मैं समबाहु आपके एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तेजी से समझिए, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, 60 हो गया। हाँ आलोक चौहान का आंसर सही आया है, क्योंकि दो आंसर गलत हो गए थे तो तीसरे में कुछ चांस था। कोई बात नहीं, देखिए इसको ध्यान से। 60 आ गया तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180। इधर भी बाह्य कोण कितना हो जाएगा 120 और इधर भी बाह्य कोण कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अगर बाह्य कोण को अगर आप जोड़ें तो 120 120 120, तो बाह्य कोणों का योग, कोई भी पॉलीगॉन हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो अब मान लीजिए तीन भुजाएं थी, तो अगर इसको आप 3 से भाग करेंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ऐसे भी त्रिभुज का बाह्य कोण समबाहु का कितना हो रहा था 120 हो रहा था। ठीक है, तो अगर n से भाग करेंगे तो बाह्य कोण जो प्रत्येक कोण होते हैं, बाह्य कोण का मान, सारे कोणों का योग 360 होता है, मगर एक कोण का मान क्या होगा 360/n होगा।
n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। इतना क्लियर हो गया। ए हो गया बाह्य कोण। अब आंतरिक कोणों के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था n-2 इंटू 180। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं है इसको कैसे चेक करेंगे कि आंतरिक कोणों का योग ये फार्मूला होता है। n बराबर आप ले लीजिए 3, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो चेक कर लीजिए। तो n के जगह पे जब 3 रखेंगे तो 3 - 2 इंटू 180 है ना। तो आंसर देखिए 3 - 2 करेंगे तो 1 इंटू 180 करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। मतलब ये फार्मूला सही है। ठीक है, तो ये हो गया बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। और एक कोण का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा सारे कोणों का योग ऊपर जो लिखा है वो है, और n से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण का योग, मतलब एक कोण का प्रत्येक कोण का योग नहीं, प्रत्येक कोण का मान पता चल जाएगा। अब इन दोनों के डिफरेंस की बात किया है तो आप क्या कर दीजिए, माइनस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आंतरिक कोण में से बाह्य कोण को करिएगा, क्योंकि आंतरिक कोण का मान हमेशा ज्यादा आएगा बाह्य कोण से। बाह्य कोण का मान हमेशा 360 ही रहेगा, चाहे कितने भी उसमें भुजाएं। ठीक है, आंतरिक कोण का मान चेंज होता है तो हमेशा ज्यादा ए आएगा। तो इसमें से इसको माइनस करिए, उसको क्या करिए 150 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, आप लोग देखिए ध्यान से। इधर माइनस कुछ मिस्टेक हो गया क्या हमसे, चेक करिए आप लोग, बताइए कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। फार्मूला समझ में आ गया ना सबको। देखिए बहुभुज के आंतरिक कोणों तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 है, तो आंतरिक कोण क्या होगा, n-2 इंटू 180। ठीक है, और बाह्य कोण को अगर आप देखें अपॉन में n होगा। अंतर की बात किया है तो क्या होगा, 360 अपॉन n इक्वल टू अंतर कितना है 150। ठीक है, तो इधर गुणा करेंगे तो ये 360 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 360, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। ओ नो सॉरी, मिस्टेक कर रहा था मैं, सब कुछ सही कर रहा था। देखिए ये हो गया 180n माइनस 360, और ये क्या है माइनस है ना यार, तो 360 तो ऐड होगा ना। ओ नो, ये क्या हो जाएगा n। अब ये कितना हो गया 180n, अब इसको इधर उठा लाइए तो माइनस 150n हो जाएगा, और इधर इन दोनों को जोड़ के जब इधर लाएंगे तो 720 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30, n इक्वल टू 720, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 अपॉन 30 यानी 24। ठीक है, अब सही हो गया ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ओ नो कोई बात नहीं, होता है सबके साथ होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, समझ गए ना फार्मूला कैसे आया क्या हुआ। बस 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिए इसको इंग्लिश में हिंदी में दोनों लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए दी गई आकृति में DE BC के पैरेलल है, DE BC के क्या है समांतर है, AD रेशियो DB इक्वल टू 5:3, तो DE अपॉन BC का मान बताना है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, समरूपता का प्रमेय यहाँ पे लगने वाला है, समरूपता वाला प्रमेय यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए AD अपॉन DB दिया हुआ है, तो AD देखिए कितना दिया है 3, और DB कितना दिया है, AD देखिए 5 दिया हुआ है, DB कितना दिया है 3। आपसे पूछा है DE और BC का। ठीक है, तो अब इसके लिए आप लोग फार्मूला देखिए कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से, आप कहेंगे कि जो त्रिभुज ADE है वो समरूप है, समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज ABC के क्या है समरूप है, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम है ना, बेस आपस में पैरेलल है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी त्रिभुज बनाएंगे सब क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। अगर आप इधर नीचे भी अगर बना दें तो ये भी इन दोनों त्रिभुजों के समरूप होगा। क्लियर है। अब देखिए अब यहां पे अगर AD लेते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, AB लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। AD लेंगे तो आपको AB लेना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए DE पूछा हुआ है, तो आप जब DE लेंगे है ना, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, BC लेना पड़ेगा। अब इसको मैंने कैसे लिखा, देखिए A से स्टार्ट किया, E पे खत्म किया, ABE। फिर मैंने इसको कैसे लिखा, ABC, A से स्टार्ट किया फिर C पे खत्म किया। इतनी बात क्लियर हो गई, सबका आंसर C आ रहा है। चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। AD अपॉन AB, AD की वैल्यू कितना दे रखा है 5,
AD की वैल्यू कितना था 5 और BD की वैल्यू कितना था 3। तो AB की वैल्यू जब आपसे पूछेगा तो 5 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो गया DE/BC। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गया फार्मूला कैसे बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं समरूपता वाले में? सबको क्लियर हो गया या कोई डाउट है किसी को? हाँ, ऑप्शन नंबर ए PQRS is a cyclic quadrilateral and PQ is the diameter of the circle. If RPQ 38, then what is the value of PSR? ठीक है, अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रेटरल होता क्या है? क्वाड्रेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। और ऐसा चतुर्भुज जो साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल, जो सर्कल के अंदर बना हो और सर्कल की दीवारों को छू रहा हो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटरल। किसी को कोई दिक्कत साइक्लिक क्वाड्रेटरल समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है और कंडीशन है कि PQ वृत्त का व्यास है। तो देखिए पहले एक वृत्त का व्यास बनाइए आप, व्यास का नाम लिखिए PQ। जब ये व्यास है तो यहाँ से एक वृत्त बना लीजिए, कुछ ऐसा बनेगा एक वृत्त। व्यास है ना, तो ऐसा वृत्त बनेगा, वृत्त बन गया। अब बोल रहा है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो मतलब ये दीवारों को टच करेगा, है ना। एक चतुर्भुज बनाइए जिसकी 4 भुजाएं हो। तो देखिए PQ तो बन गया है, एक इधर R होगा और इधर ही कहीं S बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया PQ, तो R यहाँ पे होगा, S यहाँ पे होगा। ये नहीं कि R इधर लिख दें S इधर लिख दें। फिगर क्लियर हो गया सबका? अब देखिए जो दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। RPQ, तो RPQ की अगर बात करें तो R से इसको जब आप मिलाएंगे तो आप लिख देंगे कि ये कितना है 38 डिग्री। ठीक है, तो PSR की वैल्यू पूछा है, PSR इसका वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए फिगर आपके सामने है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको नोट कर लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो P के सामने कोण क्या है? R है, तो इसका कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। S के सामने क्या है? Q है, तो इसके कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, P + R 180, S + Q 180। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए। और एक चीज और बता दें कि अगर कोई वृत्त है तो उसका अगर आधा करते हैं तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसको नोट कर लीजिएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। और कोण कहाँ पे बनना चाहिए? व्यास के साथ अगर लगा होगा कोण तो क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं, थ्योरम है, इसको याद रखना है। सबका डी आ रहा है आंसर, मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ए वाला आंसर आपका हो गया 90, क्योंकि अर्धवृत्त में ए वाला कोण बना हुआ है डायमीटर के साथ। ठीक है, तो ए हो गया 90। जब ए 90 हो गया, ए 38 हो गया, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से आप क्या करेंगे? 38 को घटा देंगे और 90 को घटा देंगे। तो देखिए 180 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90। फिर 90 में से 38 घटाएंगे तो आप 40 घटाइए, तो 40 घटाएंगे तो कितना आता है? 90 में से 40 घटाते तो 60 आता है। 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या आएगा? 50, मगर 2 गम घटाना है तो 52। तो इसका आंसर हो गया 52। अभी मैंने बताया कि S और Q इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो S तो आपको निकालना है और Q हो गया 52, ये हो गया 180। तो एंगल S इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 - 52। ठीक है, तो 52 इसमें से माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? 180 इक्वल टू 50 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री ऑफ द BPC? त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ देते हैं यार तिवारी। ABC देखो, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज होता क्या है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और एक्चुअली ये यूट्यूब पे है। अब कौन ज्वाइन है, कौन नहीं ज्वाइन है और कौन किस नाम से ज्वाइन है ना। जैसे देखिए कुसुम गुप्ता को मैं जानता हूँ, ठीक है। अब वो ज्वाइन है कैसे? कनक गुप्ता के नाम से,
तो इस तरह से कोई किसी भी नाम से ज्वाइन है ना, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन क्या है, कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, मुझे क्या पता। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बट कोई बात नहीं है, ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। और डील करना अच्छे से आता है, बट अभी एक्शन नहीं लेंगे, ये लास्ट वार्निंग रहेगी। त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 डिग्री है। एबीसी कितना है? 90 डिग्री है। बीपी एसी पर लंब खींचा गया है, तो देखिए बीपी एसी पर लंब खींचा गया है, तो 90 डिग्री बना के मैंने खींच दिया। यदि बीएपी 50 डिग्री है, यदि बीएपी कितना है? 50 डिग्री है, यानी ए वाला 50 डिग्री दिया हुआ है, तो पीबीसी का मान क्या होगा? पीबीसी का मान क्या होगा? अभी दीपक कुमार जी अभी वो लास्ट में उसका क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ही अभी एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे, इसको मैं सॉल्व उसको। पीबीसी का मान बताइए, पीबीसी इस वाले का वैल्यू बताइए आप लोग, पीबीसी का मान बताइए। ठंडी चाय से दिमाग रिफ्रेश हो गया, ठीक है। चाय रखी थी, भूल गया मैं। 45 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, अगर आप त्रिभुज एबीसी में देखें तो ए कितना है? 90 है, और ए कितना है? 50 है, तो ए कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ए 50, ए 90, तो ए कितना होगा? 40, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखें तो ए 90 है, ए 40 है, सॉरी ए वाला 90 है ना, ए 90 है और ए 40 है, तो ए वाला कितना बचा? 50। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 45 कहाँ से आ जाएगा? 45 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोहित तिवारी सी सही होगा। अभिषेक सिंह का सी आ चुका है, हाँ सही है अभिषेक सिंह, ठीक है। पी क्यू तथा क्यू आर को क्रमशः ए तथा बी तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, त्रिभुज पी क्यू आर भी, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर को क्रमशः ए तथा बी तक बढ़ाया जाता है। तो देखिए, पी क्यू को ए तक बढ़ाया और पी आर को बी तक बढ़ाया, ठीक है। यदि ए क्यू आर तथा बी आर क्यू का द्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो देखिए, ए क्यू आर कहाँ पे है? ए क्यू आर ए रहा और बी आर क्यू ए वाला रहा। अब इसका द्विभाजक आप खींचेंगे तो मतलब बीच से भाजक होना चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका द्विभाजक मतलब कोणों का अर्धक, तो ए कहाँ मिलता है? ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये द्विभाजक है, चलिए, तो ए इधर एक्स होगा तो इधर वाला भी कोण एक्स होगा, और अगर ए वाई होगा तो इधर वाला भी क्या होगा? वाई होगा, ठीक है। अब बोला है कि यदि क्यू ओ आर 50 है, क्यू ओ आर मतलब ए वाला एंगल 50 दिया है, तो क्यू पी आर की वैल्यू बताइए। क्यू पी आर, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए, थोड़ा सा टफ है आप, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप देखिए बस। यहाँ से इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो तीनों अंतःकोणों का योग मतलब x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू कितना होगा? 180। तो x प्लस वाई कितना आ गया भाई? 180 माइनस 50 यानी 130। इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको ये वाला एंगल बताना है, इसका एंगल आपको बताना है। तो इस एंगल को आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आप इस चतुर्भुज को देखें तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए जब ए वाला एंगल x है और ए वाला एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2x। आप देखे होंगे आपकी किताब में भी ऐसे क्वेश्चन है, 180 माइनस 2x होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पे कोण बनता है 180, तो जब इधर हो गया 2x तो ए क्या होगा? 180 माइनस 2x, और इधर देखिए 2y हो गया तो ये क्या होगा? 180 माइनस 2। यहाँ पे लाइट चली गई थी, अभी मैंने ऐड किया है तो परेशान मत हुई उससे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो क्वेश्चन मार्क हो गया चतुर्भुज में,
क्वेश्चन मार्क प्लस यहाँ से लेकर के ये वाला एंगल, चतुर्भुज में कौन सा एंगल होगा? देखिए 180 माइनस 2x प्लस एक्स होगा ना, तो 180 माइनस प्लस एक्स होगा, फिर 50 होगा प्लस, और ये कितना होगा 180 माइनस 2y प्लस वाई, 80 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? ये 360 के बराबर करेंगे, है ना। तो देखिए ये 180 180 ये 300। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या बचा? प्लस 2x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स लिखिए सीधे, प्लस 50, ठीक है, और ये क्या हो गया? माइनस वाई इक्वल टू इधर क्या आ रहा है? 0। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस में चला जाएगा, y प्लस में, और ये माइनस में 50 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू आपने 130 निकाल रखा है, तो 130 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है वीडियो को फिर से देख लेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बस उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लाइट चली गई है। समझ में आ गया ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक। देखिए दी गई आकृति में ABCD एक समचतुर्भुज है तथा BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCE क्या है? समद्विबाहु है। BCE मतलब जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। और समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, मतलब ये सारी भुजाएं बराबर हो गई ना। जब ए वाला इसके बराबर है तो ये सब आपस में बराबर ही हो गई। BC क्या है? C बराबर है, ये लिख दिया मैंने। CBE 84 डिग्री है। CBE ये कितना है? 84 है। तो ध्यान दीजिए कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो जब A 84 है तो इधर वाला भी 84 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस भुजा के सामने का कोण 84 तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या 84 हो जाएगा। ADC 78 है। ADC कितना है? 78 है। ये वाला 78 है, ठीक है। 780 लिख दिया क्या मैंने? ये वाला कितना है? 78 है। तो पूछा है कि DCE का मान बताइए। DCE मतलब इस पूरे का मान आपको बताना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इस पूरे का मान कैसे निकालेंगे? ये वाला 78 है ना। सबसे पहले इस आधे का मान निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि देखिए जब A 84 है, A 84 है तो आपको A पता, तो 84 कितना हो गया? 6 4 4 8 और 8 8 16 168, यानी ये कितना हो गया? 12। 180 में से घटाएंगे 12 आ जाएगा, तो A हो गया 12 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 12 आ गई, बस इधर वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आप इसको इधर खींच दें ऐसे, तो जितनी वैल्यू A वाली होगी उतनी ही वैल्यू तो A वाली होगी, क्योंकि AD समांतर है BC के। AD क्या है? BC के क्या है? समांतर है। तो A वाली वैल्यू और A वाली वैल्यू दोनों सेम होगी। तो इसको अगर आप x सपोज करेंगे तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। 180 तो x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 78। अब देखिए कितना आ जाएगा? 102, ठीक है। 102 आ जाएगा, तो x 102, तो जब उधर 102 तो A भी कितना हो गया? 102, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? DEC। अच्छा DEC पूछा है भाई, DEC। हम तो ये वाला पूरा निकालने लगे। चलिए इसकी जरूरत तो ऐसे में पड़ती ही पड़ती, तो A कितना हो गया? 114 हो गया, ठीक है। अब जो त्रिभुज आपके पास मिला है, तो अगर जो DC है, बहुत टफ है ना, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा। जो CE है वो CD के बराबर है, तो A वाला कोण और A वाला कोण आपस में बराबर होगा, तो इसको y मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 114 तो आ चुका है, फिर y प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 114, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा? इसको घटा लीजिए, 114 6 यानी 20 60 यानी 66 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 33। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया इसको वीडियो को फिर से देख लेगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए भाई
स्लाइड बनाए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करा ही देते हैं। देखिए दी गई आकृति में PQ 30, देखो PQ हो गया 30, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 30, ठीक है। RS 24, RS कितना हो गया 24, OM 12, ये हो गया 12। तो OM का मान पूछा है, इसका मान आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसका मान पूछा है तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं आराम से। हाँ सबका आंसर सी आ रहा है, आलोक का भी आंसर आ गया, अभिषेक विश्वकर्मा, आकाश, सुभाशीष, सबका आ गया वाला। इसका आंसर बताइए भाई, सी आ रहा है इसका भी, अच्छा चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए सामने मतलब केंद्र से अगर हम लोग लंब डालते हैं तो क्या करती है, सामने वाली भुजा को आधा कर देती है, तो A 15 हो गया, A 15 हो गया, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, A 12 है, A 15 है, तो A क्या आएगा, भाई आपको कर्ण, तो कर्ण निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब A आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, फिर आपको A पता चल जाएगा, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए A 12 है और A वही आएगा जो A वाला आएगा, OP जितना होगा वही क्या होगा, OS होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या ही तो है। तो OP आपको निकालना पड़ेगा, तो OP इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 15 15 हो गया 225, ये हो गया 144। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई, 5 4 9 4 2 6 2 1 3, 369, और 369 का कितना हो जाएगा, ऐड मत करिए, सीधे लिखिए ना यहाँ पे 369, ठीक है। सॉरी ये मिस्टेक आ गया क्या, एक मिनट, ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना आएगा, ट्रिपलेट आपने क्या पढ़ा है 5, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 15, नहीं सही लगाया हूँ, ठीक है। 369 आ रहा है, निकालना है आपको, लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, अंडर रूट 369 है, अंडर रूट 369 है, माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर, तो देखिए क्या आएगा, 369 का करेंगे स्क्वायर तो 369 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, A हो जाएगा 144। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 2, यानी ये कितना आ जाएगा 15। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अब 369 का रूट निकालने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, और मान लीजिए मुझे याद भी नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब स्क्वायर होना ही है तो रूट तो अपने आप हट जाएगा, तो आप इसमें क्यों फंसेंगे, ठीक है। आप इसको सीधे सॉल्व करके निकल लेंगे, क्लियर है ना। देखिए सारे क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, आपके सामने ही मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अब कभी कभी कोई क्वेश्चन जैसे मिस्टेक हो गया, बट मिस्टेक क्या हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। अब कौन सा क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा उसको देखें, कौन सा क्वेश्चन था पुराना वाला, उस पर आ जाते हैं। हाँ यही था, चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर ओवर करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए दी गई आकृति में स्पर्श रेखा QR तथा PR, QR पर PR और ST लंब है, QR पे PR और ST लंब है, PQ वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, और व्यास 10 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 5 हो गई, इन दोनों का 5 5 पता चल गया। यदि PR की लंबाई 9 है, A कितना है 9 है, तो ST की लंबाई बताइए, इसका लंबाई पूछा है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। और जब आप इसको निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे, और इसको y मान लीजिए। अब देखिए अब वही काम करेंगे, त्रिभुज QOM समरूप होगा,
त्रिभुज। देखिए क्यू से स्टार्ट किए हैं, ओ पे गए, एम पे आए, तो क्यू से स्टार्ट करेंगे, पी पे जाएंगे और आर पे आएंगे, क्यू पी एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओ क्यू, आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा ओ क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल टू, देखिए ओ क्यू अपॉन क्यू पी, फिर उसके बाद क्यू पी आर होगा ना, क्यू पी आर होगा और क्यू ओ एम होगा। ठीक है, अब उसके बाद रखें क्या यार, ए फाइव हुआ, ए 9 हुआ। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब इस त्रिभुज में लिया तो इसको x मान लिया, तो देखिए x अपॉन x प्लस 5 ना, 5 प्लस एक्स अपॉन में 10 प्लस एक्स बराबर 5/9, इतना। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करिए इसको, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तेजी से। 9x प्लस 45 बराबर 50 प्लस 5x, ये हो गया 4x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू आ गया 5/4, x की वैल्यू आ गई 5/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज में इन दोनों मिलेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन 5, x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो निकालना है अपॉन 5। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन x प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, अब x की वैल्यू कितना रखा है, 5/4, इसको रख लीजिए 1.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाई 1.25 प्लस 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, चलिए छोड़िए, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 125 25 से काटेंगे तो 25 25 हम 625 होता है ना, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर क्या आ गया 25 और नीचे क्या आ गया 25, कट गया 1 आ गया, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा, 1 इसका आंसर होगा। मैं 5 पे ध्यान नहीं दिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था मुझसे। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है, आप लोग अरेंज करके सॉल्व करिएगा, यही आंसर आएगा, जैसे मैंने अरेंज किया था वैसे ही अरेंज करना है। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज जो है 9 बजे जहाँ से मैंने रीजनिंग फिनिश किया था वहीं से मैं रीजनिंग को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और 9 बजे एकदम ऑन टाइम हम लोग लाइव हो जाएंगे। आप लोग अपना डेटा वगैरह थोड़ा बचा के रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए अभी आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है, तो आप लोग उसमें देख लीजिए कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैंने आपको 50 क्वेश्चन का PDF भेजा हुआ है, जो नहीं आ रहे हैं उसमें मैसेज करिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, और बाकी जो है क्लास में कराना ही है। जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद अगला चैप्टर भी आज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।